नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं द चैंपियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोगों के जो कोर टॉपिक हैं जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक माइक्रो फाइनेंस और दूसरा रेमिटेंस है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अक्सर इन पे क्वेश्चन पूछता रहा है और चूंकि ये अभी चर्चा में भी हैं तो संभावना है इनके ऊपर क्वेश्चन इस बार आ जाए। तो हम देखते हैं सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस को। देखिए, 1974 में गुजरात में एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जो पहला इंस्टीट्यूट था इंडिया का, जिसका नाम था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बैंक, ये स्टैब्लिश हुआ था और इसके 50 साल पूरे हो गए। ये कोऑपरेटिव बैंक था और पहली बार भारत में माइक्रो फाइनेंस का काम इसने शुरू किया था। बेसिकली माइक्रो फाइनेंस होता क्या है? देखिए, ये दो टर्म से बना हुआ, माइक्रो एंड फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स क्रेडिट और माइक्रो मीन्स स्मॉल क्रेडिट। तो स्मॉल क्रेडिट की ज़रूरत किसे पड़ती है? ऐसे लोगों को, ऐसे पुअर हाउस होल्ड्स को या स्मॉल इंटरप्राइजेस को जिनके पास दूसरे मीडियम नहीं होते जहां से वो क्रेडिट पा सकें या लोन फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से पा सकें, तो उनको माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है। ये बेसिकली जो कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये ऐसे पुअर हाउस होल्ड्स को, स्मॉल इंटरप्राइजेस को क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं। कभी कभी ये उनसे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस का भी काम कर रहे हैं। तो ये इस टाइम तक आते आते मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम करने लगे हैं। भारत में नाबार्ड एक संस्था है। नाबार्ड संस्था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है और उनको फाइनेंस दोनों का काम करती है। इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम चला रखा है। इसमें ऑलमोस्ट 1,44 लाख सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 17 करोड़ लोग हाउस होल्ड इससे एम्पावर्ड हो रहे हैं। तो एक तरीके का ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन को भी ये प्रमोट कर रहा है। कैसे प्रमोट करता है? थ्रू प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल फॉर देयर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड एसेट इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक्स। मतलब कि आपको अगर कोई फैक्ट्री डाली है, कोई नया स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डालना है, तो आपको इनके माध्यम से फंडिंग प्राप्त होती है। एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कर रहा है। लगभग 88% जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं वो वुमेन हैं। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कुदुम्बश्री एक योजना है, केरला में चल रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटस अपने जितने भी जो इसकी मेंबर वुमेन हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, ये सिर्फ जो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के ही नहीं काम कर रही, बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे कदम करके एक इनिशिएटिव है। ये जो PHCs हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उनमें उनको रिनोवेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कुछ चैलेंजेस भी हैं माइक्रो फाइनेंस के साथ में, जैसे कि ये जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं ये ओवरबर्डनड है। NPA इनका काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। उसका रीज़न क्या है कि ये कोलेट्रल फ्री माइक्रो फाइनेंस देते हैं, मतलब क्रेडिट देते हैं, और जो इनसे उधार लेने वाले लोग होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल्स भी होते हैं, वो कई बार ओवर इंडेप्टनेस के कारण या फिर नेचुरल डिजास्टर या इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण इनका बिजनेस फेल हो जाता है और जिसकी वजह से पैसा लौटा नहीं पाते। इसके वजह से जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका NPA बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं 2024 में, तो इनका NPA जहां 2.8% हुआ करता था, 2025 में बढ़ के ये 4.5% हो गया है, मीन्स इंक्रीज़ किया है। इसी तरीके से देखते हैं कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये अपने मेंबर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं। कई बार तो 12% से लेकर 30% तक हो जाते हैं। रेगुलेशन और गवर्नेंस पे भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे रेगुलेटर्स हैं। तो मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटी होने की वजह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में RBI इसको रेगुलेट करती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को, और स्टेट गवर्नमेंट भी करते हैं थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के माध्यम से। इंडिया में कई सारे स्कीम्स चलाई जा रही, इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे हमने पहले ही बता दिया था कि नाबार्ड ने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम चलाया था। उसी तरीके से भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना चलाई जा रही है और इसमें पहले 3 कैटेगरी हुआ करती थी, अब एक तरुण प्लस करके कैटेगरी कर दी गई है, जिसमें 20 लाख तक का लोन दिया जा रहा है
कोलेट्रल फ्री जो लोन होता है, कोलेट्रल फ्री का मतलब है कि आपको गिरवी बदले में कुछ बैंक मांगते नहीं है आपसे। इसी तरीके से जो नाबार्ड है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि माइक्रो फाइनेंस जो भारत का सिस्टम है वो तेज़ी से ग्रोथ करे और ऐसे पुअर हाउस होल्ड्स को जिनको ज़रूरत है फाइनेंस की, जो नया कुछ अपना इंटरप्राइजेस डालना चाह रहे हैं, उनको यहाँ से क्रेडिट मिल सके। दूसरा टॉपिक है हमारे पास रेमिटेंस का। इंडिया में रेमिटेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पहले से ही चला आ रहा है। इसके पहले जो लोग इंडिया से बाहर जाते थे वो वहाँ काम करते थे, अपना जॉब करते थे और उसके बाद जो उनका इनकम होती थी उसका अपना कुछ परसेंट खर्च करने के बाद अपने घर में, अपने जो अपने देश में रहने वाले अपने परिवार के लोगों को भेज देते थे। इसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो शुरुआत में हमारे यहाँ से इंडिया से जो लोग जा रहे थे ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे थे एज अ लेबरर्स और वर्कर्स के रूप में, जिसमें इम्पॉर्टेंटली जो देश थे वो यूएई थे, सऊदी अरब था, यहाँ पर लोग जाते थे, कुवैत था। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ देश बढ़ रहे हैं, तब ऐसे दशा में ऑटोमेशंस हो रहा है। तो ऐसे दशा में क्या हो रहा है कि जो ब्लू कॉलर जॉब थी, जो लेबर जॉब्स थी, वो कम होती जा रही हैं और उसकी जगह पर वाइट कॉलर्स जॉब बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न था रेमिटेंस आने का इंडिया में, वो अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब यूएस और यूके जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, ये गल्फ़ कंट्रीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं। मीन्स हमारे लोग जो हैं अब यूएस, यूके इन देशों में जाकर वाइट कॉलर जॉब्स या जनरली आईटी सेक्टर्स में वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। भारत के जो 3 सबसे बड़े रेसिपेंट्स हैं रेमिटेंस के, वो महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस वहाँ आता है, केरला है। इवन केरला का तो पूरे जीडीपी का 36% रेमिटेंस ही है वहाँ का, तमिलनाडु है। ये रेमिटेंस क्यों शिफ्ट किया है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी इंडिया में डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। डिजिटल इंडिया मिशन या फिर यूपीआईज आ गए हैं, इनके वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र काफ़ी कम हो गया है। तो अब विदेशों से भारत में पैसा भेजना काफ़ी आसान हो गया है। इसके अलावा यूएस में अभी जैसे मैंने बताया कि यूएस और यूके में वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं वो बढ़ी हैं, उनकी डिमांड बढ़ी है। तो इसके वजह से लोग अब इन देशों की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं। जबकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वहाँ की कुछ पॉलिसी जैसे कि निताकत पॉलिसी और कफाला पॉलिसी की वजह से वो इंडिया से आने वाले लेबर्स को डिमोरलाइज कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। इसके वजह से ज़्यादातर जो लेबर हैं अब वो शिफ्ट करके यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। किसी भी देश के लिए रेमिटेंस क्यों ज़रूरी होता है देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2 सेक्शन होते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक होता है विजिबल सेक्शन, जिसमें ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। दूसरा होता है आपका इनविजिबल सेक्शन, जिसमें आपके गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस शामिल होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इनविजिबल सेक्शन का हिस्सा है और जब कोई देश दूसरे देश से पैसा इंडिया आता है थ्रू रेमिटेंस के माध्यम से, तो बदले में वहाँ से डॉलर भी लेके आता है या फिर दूसरे करेंसीज भी लेके आता है। इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें हम काम ये देख सकते हैं, चीज़ें ये देख सकते हैं कि जीडीपी में ये 3 से लेकर 3.5% है, 3 से लेकर 3.5% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है सिंस 2000, मतलब पिछले 25 सालों से। और ये जो हमारे इंडिया में कुल एफडीआई आ रहा है या फिर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस आ रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि ये की ड्राइवर है इकोनॉमिक रेजिलेंस का। और ग्लोबल क्राइसिस, ये पेंडेमिक और वॉर जब समय पे चल रही है, तब भी स्टेबिलिटी मेंटेन किए हुए रेमिटेंस लगातार इंडिया में आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेमिटेंस का इंडियन जीडीपी में, इंडियन ग्रोथ इंजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं होपफुल हूँ कि आपको ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ कंटेंट हैं, उनको याद करने की ज़रूरत है। जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में नाबार्ड का क्या रोल है आपके पास, कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि कुदुम्बश्री केरला की स्कीम है, मुद्रा योजना है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, इनका नाम देख लें। दूसरी चीज़ है रेमिटेंसेस में, तो सोर्सेस ऑफ रेमिटेंसेस इंडिया में क्या है,
क्यों चेंजेस हुए हैं और क्या पैटर्न है नया चेंज का, ये देख लें आप लोग। जीडीपी में रेमिटेंस का क्या परसेंटेज है, ये देखना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन दोनों टॉपिक से आता है तो मैं होपफुल हूँ कि आप दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।